अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप लोग? आज हम चैप्टर मैन एंड एनवायरनमेंट का या इकोलॉजिकल सिस्टम का जो चैप्टर है, यानी कि इसके हवाले से हम अपनी आज की क्लास को रख रहे हैं। तो सबसे पहले तो बेटा आपने याद रखना है कि जब हम किसी भी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की स्टडी कर रहे होते हैं, इकोलॉजिकल साइंसेस की स्टडी करते हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा कॉमन सा वर्ड नजर आता है जिसे नाम दिया जाता है इकोसिस्टम का। इस इकोसिस्टम की जो पूरी फॉर्मेशन है वो आज की क्लास में हमने स्टडी करनी है। तो सबसे पहले तो आपने ये जो डेफिनेशन लिखी है इकोसिस्टम की, इसे जो है वो अपने जहन में रख लेना है। तो इन इकोसिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीशीज की। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन का वो एक ग्रुप है जो कि क्लासिफिकेशन के लिहाज से सबसे छोटा ग्रुप कहलाता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं। और यही सिमिलरिटीज इन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान इतनी ज्यादा होती हैं कि इनमें मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो अपनी नई जनरेशन जो कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगी उसे प्रोड्यूस करते रहें। अब इस स्पीशीज को इकोसिस्टम का एक यूनिट कहा जाता है, और इस यूनिट की यानी कि इस स्पीशीज की जो भी इंडिविजुअल्स की हम कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी है, उनके नंबर हैं, उनको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन से। तो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है कि इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिलेटेड टू द सेम स्पीशीज, यानी कि एक स्पीशीज के हों, एक साथ रहते हों और एक खास टाइम पे किसी एक रीजन में मौजूद हों, तो हम इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं कि ये उनकी पॉपुलेशन है। जैसे हम पॉपुलेशन को एरिया के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक सिटी की पॉपुलेशन है, फिर सिटी में जो है वो डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे से जो एरिया होंगे उनकी पॉपुलेशन है, फिर किसी एक स्ट्रीट की पॉपुलेशन होगी, फिर किसी होम की पॉपुलेशन होगी, फिर किसी रूम की पॉपुलेशन होगी, कंट्री की पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन के लिए एरिया डिफाइन करना जरूरी होता है। अब इकोसिस्टम में कम्युनिटी बनती है और कम्युनिटी रिप्रेजेंट करती है कि वेरियस पॉपुलेशन मिलकर एक कम्युनिटी को डेवलप करते हैं। और आमतौर पर ये जो वेरियस टाइप की पॉपुलेशन है, लाइक ह्यूमन पॉपुलेशन, एनिमल पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन, इस कम्युनिटी में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, इनसे यानी कि कुछ लेते होंगे और कुछ जो है वो गिव एंड टेक कर रहे होंगे। लाइक हमने इस इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है और प्लांट ने इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज अप करना है फॉर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन रिलीज करनी है और वो ऑक्सीजन एनिमल्स यूज कर सकते हैं। ये एक दूसरे के साथ जो कम्युनिटी का इंटरेक्शन कहलाता है। तो हमने इंटरेक्शन पढ़ना है आगे जाके, इस इंटरेक्शन को आप जो है वो अंडरस्टैंड कीजिएगा जब इकोसिस्टम में इंटरेक्शन पढ़ेंगे। अब इकोसिस्टम की स्पेसिफाइड डेफिनेशन को देखें तो इट इज अ सेल्फ सस्टेन्ड एरिया वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग इंटरेक्टिंग ईच अदर। यानी कि एक ऐसी स्पेसिफाइड प्लेस जो कि खुद चलती हो मुराद अपनी एनर्जी खुद जनरेट करती हो, और वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो। एक इकोसिस्टम की फॉर्मेशन हमें नजर आती है कि इकोसिस्टम कंप्राइजेस बेसिकली टू कंपोनेंट्स, और ये इसके जो टू कंपोनेंट्स हैं इसमें पहला कहलाता है ए बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, और दूसरे कंपोनेंट को नाम देते हैं बायोटिक जो कि लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कंसीडर किए जाते हैं। अब इसे आपने याद रखना है कि ए बायोटिक में एयर, टेम्परेचर, सॉइल और वाटर इंक्लूड हो जाते हैं। हर एक कंपोनेंट की अपनी एक वैल्यू है जो कि इस इकोसिस्टम को रन करने के लिए अपना रोल प्ले कर रही होगी। लाइक इस एयर में हम कह सकते हैं कि एयर में मौजूद है ऑक्सीजन, एयर में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड और एयर कंटेन कर रही है नाइट्रोजन। हर एक गैस का अपना एक रोल है। हम अपनी अर्ली साइंस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि CO2 यूज होगी फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन यूज होगी फॉर दी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और नाइट्रोजन बुनियादी तौर पर एक इनर्ट गैस है यानी कि रिएक्टिव नहीं होती है। तो इस नाइट्रोजन को हम बैक्टीरिया के जरिए नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और नाइट्रेट फिर प्लांट्स में अमीनो एसिड्स की प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करेगा। टेम्परेचर बहुत ही वैल्यूएबल है, और किसी भी किस्म के जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, इन एंजाइमेटिक रिएक्शन में टेम्परेचर ने अपनी एक फैक्टर के तौर पर काम करना है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने का, डिक्रीज करने का और डीनेचर करने का सबब बन सकता है। तो कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो टेम्परेचर के बगैर उसकी रनिंग मुमकिन नहीं है। इसी तरह से सॉइल एक इकोसिस्टम में बुनियादी तौर पर मिनरल्स एंड आयंस की
ठीक है, मिनरल्स एंड आयंस की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करती है। सॉइल बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, याद रखिएगा। पानी, सॉइल के बगैर अगर पानी में ये मिनरल्स एंड ऑयल लगा दिए जाएं तो भी प्लांट्स की ग्रोथ या कल्टीवेशन की जा सकती है। पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर है, जो कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, और पानी की वजह से डिफरेंट सब्सटेंसेस पानी में डिसॉल्व होंगे और वो अपनी रिएक्टिविटी को शो कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपने याद रखनी है। बायोटिक सेक्टर में लिविंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हो जाते हैं, और ये लिविंग को हम कैटेगराइज कर देते हैं तीन ग्रुप्स में। पहला ग्रुप कहलाता है ऑटोट्रॉफ, जिसे प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो कंज्यूमर्स का है, जो हेटरोट्रॉफ है। तीसरा जो ग्रुप है ये भी जो है वो हेटरोट्रॉफ है, और ये कहलाते हैं डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स भी हम कह सकते हैं कि ये हेटरोट्रॉफ ग्रुप के लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। अब ऑटोट्रॉफ क्योंकि प्रोड्यूसर्स हैं, तो इन्होंने सिंथेसिस करनी है, यानी कि ये किसी भी किस्म से फूड की सिंथेसिस जो है वो करने को इंश्योर कर रहे होंगे। कंज्यूमर का मतलब भी यही है कि वो फूड को ईट अप करने वाला। तो कंज्यूमर्स फूड को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, और इस फूड को खाने के लिए ये मुख्तलिफ जो है वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे होंगे। आमतौर पर जो हेटरोट्रॉफ है बेटा, उन्हें हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हेटरोट्रॉफ की जो पहली कैटेगरी है, इसको हम नाम देते हैं हर्बीवोरा का, यानी कि वो हेटरोट्रॉफ जो कि अपनी न्यूट्रिशन को किसी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, तो इसे हम प्लांट ईटर का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो कोई भी हेटरोट्रॉफ जो प्लांट ईटर है, सिर्फ प्लांट खाता है, उसे कहेंगे कि वो हर्बीवोरा है। दूसरे जो है वो कहलाते हैं ओमनीवोरा। ये ओमनीवोरा वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो कि प्लांट भी खाते हैं और प्लांट के साथ साथ किसी एनिमल से भी अपनी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सकते हैं। तो जैसे ह्यूमन बीइंग है, वो चिकन भी खाते हैं और जो है वो पीस भी खाते हैं। इसी तरह से तीसरी ग्रुप जो है वो कहलाती है कार्निवोरा की। और ये जो कार्निवोरा हैं, ये कार्निवोरा वो एनिमल्स हैं जो कि एनिमल ईटर कहलाते हैं। तो लॉयन है, लेपर्ड है, डॉग है, ये सारे जो है वो कार्निवोरा ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। डीकम्पोजर्स बेटा हेटरोट्रॉफ हैं, और डीकम्पोजर्स में जो दो डीकम्पोजर्स बहुत ज्यादा कॉमनली हर इकोसिस्टम में हमें नजर आएंगे, वो कहलाते हैं बैक्टीरिया, और दूसरा ग्रुप जो है वो फंगी का है, या फंगाई जिसे हम कहते हैं। इन्होंने डिके करना है फूड को, ख्याल रखिएगा, ये ईटअप नहीं कर रहे, ये फूड को डिके करते हैं। और फूड की डिकेइंग यानी कि फूड को ये गलाते हैं, फूड को जो है वो रोटिन करेंगे और फिर इस फूड की एलिमिनेशन कर देते हैं। तो ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट बेटा आपने याद रखना है। अब हर इकोसिस्टम में अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अपना एक स्पेसिफाइड डिजाइन रोल है। इस रोल को इकोलॉजिकल निच कहा जाता है। तो जैसे प्लांट्स का जो निच है वो फोटोसिंथेसिस है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फूड है। एनिमल्स का जो निच है वो बेसिकली हेटरोट्रॉफ है, तो वो कार्निवोरा है, हर्बीवोरा है या ओमनीवोरा है। मसलन वो प्रोडक्टिव फूड को यूज अप करते हैं, ईट अप करते हैं। और डीकम्पोजर का जो निच है, वो निच ये है कि वो फूड की एलिमिनेशन इस दुनिया से कर देते हैं। तो आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बॉडी, बैक्टीरिया उसकी सरफेस पर ग्रो करेंगे, एंजाइम्स रिलीज करेंगे, और उस लिविंग जो डेड बॉडी है उसको इस दुनिया से खत्म कर देते हैं, मिट्टी में मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं इंसान। आमतौर पर इकोलॉजिकल निच जो होती है बेटा, ये इकोलॉजिकल निच बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इकोसिस्टम में। यानी कि अगर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं और सब अपनी अपनी प्रोफेशन को प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर एक इकोसिस्टम सक्सेसफुली अपनी रनिंग को करता हुआ नजर आ रहा होगा। अब आपने ये जहन में रखना है बात कि ये मैंने सारी बातें लिखी हैं कि एनिमल्स फूड ईटिंग हैं, बैक्टीरिया या फंगाई एलिमिनेशन करते हैं फूड की, डिकेइंग करते हैं फूड की, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मसलन एक ब्रेड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फंगस उस पर लगती है, ब्रेड ब्रेड को खराब करना शुरू करती है, तो ब्रेड में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कन्वर्ट कर हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, यानी कि ये दोबारा से अपनी वही इनऑर्गेनिक फॉर्म में ऑर्गेनिज्म यानी कि फंगाई अपने डिकम्पोजिशन मेथड से इसको लेकर आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा इसके साथ है, वो है फूड चेन का। जब हम इकोसिस्टम में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रॉपर जो है वो देखते हैं फॉर्मेशन, तो हमें नजर आता है कि एक इकोसिस्टम में जो फूड एनर्जी है वो सीरीज बाय सीरीज एक ऑर्गेनिज्म के ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ऑर्गेनिज्म के ट्रॉफिक लेवल तक शिफ्ट होती है। और इस ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी को, जो कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म तक जाती है,
एक सीरीज में है, इसको नाम देते हैं कि ये फूड चेन है। सीरीज बेटा याद रखिएगा, सीरीज का मतलब ये है कि सबसे पहले जो फूड चेन ऑर्गेनिज्म में स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है किसी भी प्रोड्यूसर से, यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स ने फूड बनाना है, प्रोड्यूसर से ये फूड जाएगा हर्बीवोरा को, और हर्बीवोरा इस फूड को ट्रांसमिट करते हैं ओमनीवोरा को। ठीक है, ओमनीवोरा इस फूड को प्लांट से या हर्बीवोरा सॉरी प्रोड्यूसर से भी ले सकते हैं। ओमनीवोरा से ये फूड जो है वो जाता है फिर कार्निवोरा तक। तो ये हमारा जो ट्रांसमिशन या सप्लाई या इसको कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जाती है। आपने बेटा ये एरो याद रखना है, ये एरो का जो हेड है, ये हेड शो कर रहा है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को। इस बात को याद रखिएगा बेटा कि ये जो एरो का हेड है ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस एरो के हेड के आगे जो ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी ले रहा है, और इस एरो के टेल से पीछे जो ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी दे रहा है। तो मैं अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्लांट, तो प्लांट एनर्जी को सप्लाई कर रहा है, और यहाँ लिखता हूँ एनिमल, तो एनिमल एनर्जी को ले रहा है, और ये एनर्जी फूड एनर्जी है जो कि सप्लाई हो रही है। अब यहाँ पर जो फूड चेन है उसमें हम देखते हैं कि सन एनर्जी प्लांट ने एब्जॉर्ब की, फोटोसिंथेसिस के जरिए इसको कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। अब ये फूड चेन स्टार्ट हो गई प्लांट से, प्लांट ने अपनी एनर्जी हर्बीवोरा को दी, हर्बीवोरा ने वो एनर्जी अपने लिए यूज की और उसका कुछ हिस्सा कार्निवोरा को दिया, कार्निवोरा ने वो एनर्जी आगे शिफ्ट की जो कि सेकेंडरी कार्निवोरा तक जो है वो चली जाती है। तो ये सीरीज बेटा आपने याद रखनी है, इसे मैंने एक स्पेसिफाइड नेम के साथ शो किया है। लाइक प्लांट में ग्रास एक प्रोड्यूसर है, हर्बीवोरा में ग्रास ऊपर एक जो है वो एक एनिमल है जो कि एनिमल ईटर है, इसलिए इसको हर्बीवोरा ग्रुप में रखते हैं। इस ग्रास ऊपर को खाने के लिए फूड चेन में फ्रॉग्स होते हैं, तो फ्रॉग्स को हम कहेंगे कि ये कार्निवोरा है, और फ्रॉग को खाने के लिए स्नैक्स होते हैं, तो इन स्नैक को हम नाम देंगे कि ये जो स्नैक है ये इस फूड चेन के सेकेंडरी कार्निवोरा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक मैंने फूड चेन इस तरह से जो है वो शो कर दी है। अब इस फूड चेन में जो आप देखेंगे वो एनर्जी की शिफ्टिंग जो है वो देखते हैं कि एनर्जी जो शिफ्ट हो रही है वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक शिफ्ट जो है वो हो रही है। ठीक है बेटा, आगे देखें, जब एनर्जी की शिफ्टिंग होती है तो इसमें आपने ये नंबर का ख्याल रखना है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि एनर्जी को ले रहा है, जितनी भी एनर्जी आ रही है किसी भी नंबर में आ रही है, 90% एनर्जी ऑर्गेनिज्म ने अपने पास रखनी है, सिर्फ 10% एनर्जी उसने शिफ्ट करनी है उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो कि उसे ईटअप कर रहा है। इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा बेटा कि अगर मैं ये कहूं कि एक प्लांट ने 2,50,000 किलो कैलोरी एनर्जी सिंथेसिस की है, तो मैं इस प्लांट की एनर्जी लिख रहा हूं जो कि नंबर के लिहाज से हम कह रहे हैं कि 2,50,000 इसकी जो है वो एनर्जी की वैल्यू है किलो और कैलोरी में। तो ये 90% खुद यूज करेगा और ग्रास ऊपर को सिर्फ 10% शिफ्ट करेगा। तो 2,50,000 का जो 10% है वो 25,000 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो बनता है। अब फ्रॉग तक जो एनर्जी जाएगी बेटा वो इसका 10% यानी कि 2,500 पहुंचेगी, और स्नेक तक जो एनर्जी पहुंचेगी वो 2,500 का यानी कि 250 किलो कैलोरी एनर्जी स्नेक तक ट्रांसमिट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक फूड चेन चल रही है और उस फूड चेन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म फूड चेन के आखिर में है, तो उसके पास जो एनर्जी पहुंच रही है वो एनर्जी बहुत कम पहुंचती है, और जो फूड चेन में करीब है प्लांट से उसके पास एनर्जी ये ज्यादा पहुंच रही होती है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई थी और इस डायग्राम में मैंने एक फूड चेन को प्रेजेंट किया था। इस फूड चेन को आपने जो है वो गौर से समझना है और उसको देखें किस तरह से ये बन रही है। मैं इस फूड चेन की फॉर्मेशन शुरू करता हूं इस तरह से कि ग्रास था, ग्रास ने ग्रास ऊपर को एनर्जी दी, ग्रास ऊपर ने एनर्जी फ्रॉग को दी और फ्रॉग ने एनर्जी स्नेक को दे दी। अब ये एक फूड चेन बन गई है। एक फूड चेन अगर एक इकोसिस्टम में होगी तो ये फूड चेन बहुत जल्दी डिस्टर्ब होगी, बहुत जल्दी वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। तो एक इकोसिस्टम में
एक से ज्यादा फूड चेन होती हैं, 2 3 4 5 6 8 10 हो सकती हैं। ये अगर फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो रही हैं, तो इनकी इंटरकनेक्शन एक फूड वेब डेवलप कर देती है। तो जरा इसको जरा अंडरस्टैंड करें। ग्रास ने अपनी एनर्जी ग्रास ऊपर को दी, साइमल्टेनियसली रैबिट भी ग्रास से अपनी एनर्जी ले रहे हैं। तो ये ग्रास ने जो एनर्जी सप्लाई की है, ये एनर्जी इसने सप्लाई की है ग्रास ऊपर को भी और रैबिट को भी। अब आगे चलते हैं, तो रैबिट से ही एनर्जी स्नेक तक जाती है, यानी कि रैबिट को स्नेक खाते हैं, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाते हैं, और फ्रॉग जो है वो आगे जाकर स्नेक की डाइट का सबब बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं स्नेक के पास चॉइस है कि स्नेक रैबिट से भी अपना फूड ले सकता है और फ्रॉग से भी ले सकता है। अब जरा गौर से समझिएगा बेटा बात को। अगर किसी फूड वेब में कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी भी फूड चेन का खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो पूरी फूड चेन पर डेवलप होगा। कोई पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और कोई पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस किस्म का क्वेश्चन बनता है, जो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है यहाँ पर। मसलन अगर स्नेक रैबिट को खा जाते हैं सारे के सारे, तो रैबिट के खत्म होने से क्या होगा कि रैबिट के खत्म होने से ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होगी। अब क्योंकि रैबिट खत्म हो गए हैं, तो स्नेक का सारा जो कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन का डिपेंडेंसी है वो फ्रॉग पर हो जाती है, तो वो फ्रॉग को तेजी से खाना शुरू कर देगा। फ्रॉग कम हो जाएंगे, तो फ्रॉग के कम होने से ग्रास ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और ग्रास ऊपर जो है वो ग्रास की जो फील्ड है उसमें से अपनी न्यूट्रिशन जरूरत से ज्यादा लेना शुरू कर सकते हैं। तो ये आपने बेटा ख्याल रखना है। ग्रास ऊपर के हवाले से मैंने यहाँ बात लिखी थी टेडी दल, ये मैंने क्लास लाइव सेशन के दौरान बताया था ये बात कि ग्रास ऊपर की पूरी पॉपुलेशन जब एक साथ निकलती है हमला करने के लिए फील्ड्स पर, तो इस ग्रास ऊपर की पॉपुलेशन को टेडी दल कहा जाता है, और ये की पूरी फील्ड उड़ा देती है, खत्म कर देती है, तबाह कर देती है। ठीक है बेटा। इसके बाद का ये टॉपिक है जो है इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम, ये हम जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग में रख चुके। मैंने आज की जो है वो बात करनी थी, ये वाला हिस्सा रिकॉर्डिंग में नहीं था, ये मैंने अभी रिकॉर्डिंग कर ली है, तो इंशाल्लाह आप इसको अपने ग्रुप में बहुत जल्दी जो है वो सुन सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, और किसी भी किस्म की कोई बात हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।